हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे आर्टिकल पर डिस्कशन करूंगा जिस आर्टिकल को आप जानते तो बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन शायद अच्छे से समझते नहीं। पूछेंगे आप क्या? कि आपके घर का जो आरओ है, यानी कि वाटर फिल्टर करने वाली मशीन, वो वर्क कैसे करती है। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर आरओ का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ अस नो वेरी वेल अबाउट इट कि आरओ इज अ मशीन दैट फिल्टर वाटर, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट कैपेबल टू डिफाइन द वर्ड आरओ एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द वर्ड आरओ। आरओ है क्या? आरओ मीन्स होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, इसे यूं समझ सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। उम्मीद है वर्ड क्लियर हुआ होगा, लेकिन वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है। तो आइए आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं क्या होता है, कैसे होता है जल का शोधन घर में लगी आरओ मशीन द्वारा। तो उसके लिए पहले कुछ बेस तैयार करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूं आपको, जिससे आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीजों को डिटेल्ड क्लियर कर सकें। आइए सबसे पहले बात करूंगा परासरण दाब के बारे में। और परासरण दाब को आप अच्छे से जानते हैं, हमारी इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत अच्छे से आपको इसकी नॉलेज है। हालांकि मैंने बहुत डिटेल नॉलेज दी थी आपको अपने वीडियो नंबर 10 एंड 11 में, परासरण के बारे में, विसरण के बारे में। और यदि अब तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल धनंजय क्लासेस पर जाइए और मेरे वीडियो नंबर 10 और 11 को एक बार देख लीजिएगा, जिससे इस वाले वीडियो के अंदर आने वाले हर एक आर्टिकल को आप बहुत स्मूथली सुन और समझ सकें। तो आइए परासरण दाब क्या है। तो यदि आपको मेरा पिछला वीडियो याद रहा है तो जल्दी से एक डायग्राम डिजाइन करते हैं परासरण समझने के लिए, परासरण दाब समझने के लिए। हमने ये एक बीकर लिया है, और इसको हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से दो भागों में क्या लिया हमने, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली। और हमने इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक तरफ हमने इसमें, यदि भूले ना हो आप लोग, तो कोई सॉल्यूशन ले लिया है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन, कोई वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है। और दूसरी तरफ हमने ले लिया है शुद्ध जल। तो परासरण के द्वारा आप अच्छे से जानते हैं क्या कि वाटर मॉलिक्यूल अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः ही सॉल्यूशन में एंटर करते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि विलयन के अंदर, क्योंकि यहां तो हमारा क्या है सॉल्वेंट, और वो क्या ले रहे हैं हम यहां जल। तो जो विलायक के अणु यानी जल के अणु विलयन में
सेल्फ एंटर कर रहे थे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर परासरण के द्वारा। अब हम उनको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो जल के अणु हैं अब विलयन के अंदर एंटर ना करें। तो क्या करेंगे हम? इसके लिए एक पिस्टन लगाएंगे। जल्दी से एक पिस्टन लगा लेते हैं। किसके ऊपर? विलयन के ऊपर। हमने क्या लगाया है यहां पर? पिस्टन। और इस पर प्रेशर P एक्सर्ट करते हैं। और कब तक एक्सर्ट करते हैं? जब तक कि ये जो विलायक के अणु यानी जल के अणु विलयन में स्वतः प्रवाहित हुए थे वो वापस जल में यानी विलायक की तरफ नहीं चले जाते। क्लियर है? तो ये जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया है, ये जो प्रेशर डाला है हमने विलयन की सतह पर, यही कहलाता है माय डियर परासरण दाब। परासरण दाब, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर एक बार इसे डिफाइन कर दीजिए। तो किसी विलयन की सतह पर डाला गया वह न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब। वापस, किसी विलयन की सतह पर डाला गया वह न्यूनतम द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक क्या लिया हमने? जल। जो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह रोकता है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इज दैट क्लियर? आप चाहेंगे सर एक बार और डिफाइन करिएगा, तो वापस आइएगा मेरे साथ। किसी विलयन की सतह पर हमेशा परासरण दाब विलयन पर डाला जाता है। किसी विलयन की सतह पर डाला गया वह न्यूनतम मतलब कम से कम द्रव स्थैतिक दाब यानी द्रव की सतह पर डाला गया दाब जो विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह रोकता है, क्या कहलाता है माय डियर? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। तो यह परासरण दाब है और इस परासरण दाब को हम अपनी लाइफ में कई एक जगह इस्तेमाल करते हैं। आज ही के लेक्चर में आपको डिटेलिंग करूंगा कहां कहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और हम फॉर द कन्वीनियंस इसे किससे इंडिकेट कर देते हैं? पाई से। सो पाई इज द सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप अपने नोटबुक में, बुक में, कंपटीशन बुक में, एनसीईआरटी बुक में यदि पाई लिखा देखें केमिस्ट्री के अंदर, मैथ में नहीं, तो तय मानिएगा वहां पर राइटर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट परासरण दाब। अब हम परासरण दाब निकाल कैसे सकते हैं? तो परासरण दाब निकालने के लिए हमारे यहां 2 डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक डेरिवेशन, एक कैलकुलेशन दी। तो आइए जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसी सीरीज में बात करेंगे हम वॉयल वॉन्ट हॉफ नियम। अब आप कहेंगे सर एक बार इंग्लिश में बता दो क्या कहते हैं इसे, तो बिल्कुल जानिए आप इंग्लिश में इसे मेरे साथ। बॉयल्स वॉन्ट हॉफ लॉ क्या है? तो वॉयल ने स्थिर ताप पर, यानी कि क्या चीज कांस्टेंट रखनी है हमें?
कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर। यानी कि T stand for temperature. Being the science student, you know very well what is the meaning of that symbol. T stand for exactly absolute temperature. Absolute temperature. परम ताप। तो वॉयल ने स्थिर ताप पर बताया कि किसी विलयन का परासरण दाब पाई, किसी विलयन का परासरण दाब पाई समानुपाती होता है उसकी मोलर सांद्रता के। क्लियर? अब आप पूछेंगे सर यहां पाई परासरण दाब है और सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो। यहां सी का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हिंदी में यदि बोले इसे मोलर सांद्रता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज द वॉयल वॉन्टऑफ नियम। वॉयल ने बताया क्या कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सदैव उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? सेकंड है हमारे यहां, इट वॉज द फर्स्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एंड सेकंड इज चार्ल्स वॉन्टऑफ रूल। जल्दी से लिख लेते हैं, चार्ल्स वॉन्टऑफ नियम। अब आप पूछेंगे सर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? चार्ल्स वॉन्टऑफ लॉ। चार्ल्स वॉन्टऑफ लॉ। अब सवाल ये कि चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट मानकर अपना रिलेशन दिया? तो चार्ल्स ने कांस्टेंट रखा था माय डियर सी का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लिख रखा है मैंने सी का मतलब क्या है, और इसको इन्होंने क्या रख दिया? कांस्टेंट। तो चार्ल्स ने कहा कि स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब सदैव उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो आइए इसे सिंबलिकली समझ लेते हैं एक बार। यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। स्थिर मोलर सांद्रता पर, सी का मतलब मोलर सांद्रता। वापस लिख देता हूं क्योंकि आपके फेस से लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सी का मतलब है मोलर सांद्रता। तो स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब यानी पाई सदैव उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और माय डियर इट इज सेकंड पॉइंट। क्लियर हो गई मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं अब आपको परासरण दाब और परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो बॉयल और चार्ल्स ने अपने रूल प्रेस्क्राइब किए वो भी क्लियर हो गया। अब जल्दी से नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और समीकरण 1 और 2 यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं क्या रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो आइए, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया? तो हमें निकल के आया इक्वेशन 1 एंड 2 से दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं माय डियर, तो यू नो वेरी वेल एक कांस्टेंट आता है और वो हम यहां लिख लेते हैं एस। इज दैट क्लियर? कलर इसलिए बदला मैंने जिससे आप समझ लें। तो यहां एस क्या है? एस इज अ समानुपाती
पाती नियतांक है, जिसे हमारी केमिस्ट्री में एक और नाम से जाना जाता है घोल नियतांक। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और इसकी वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम इज फिक्स, दैट इज 0.0821 विद यूनिट एस। अब वापस सी को ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से। तो पाई बराबर हो गया n/v इंटू एस इंटू टी। अब आप पूछेंगे सर ये n/v कहां से ले आए, तो मेरा जवाब होगा सिंपल सा, क्योंकि c बराबर हमेशा n/v होता है, हमेशा n/v। इस n को फिर ब्रेक कर लेते हैं, यानी पाई इज इक्वल हो गया W/m इंटू v इंटू एस इंटू टी। और अब आप फिर पूछेंगे मुझसे सर ये W और M कहां से आ गए, तो मेरा वही जवाब होगा आपके लिए, क्या कि n बराबर होता है W/m। क्लियर है? सो माय डियर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। If you want to calculate osmotic pressure of a solution by this formula, you can find out your required result. क्लियर है? लेकिन अब आप परेशान हैं, सर इन सिंबल्स का एक बार मीनिंग और बता दीजिए। आइए कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं उनको एक एक बार और समझ लेते हैं। हियर क्या क्या चीज हमने यूज की है, एक एक करके बात करेंगे जल्दी से। W बराबर है विलेय की ग्राम में मात्रा, M बराबर है विलेय का अणुभार, V बराबर है विलयन का आयतन लीटर में। माय डियर ध्यान दीजिएगा, यूनिट का विशेष ख्याल रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगी न्यूमेरिकल्स में। जब वॉल्यूम यूज करें तो वो हमेशा यूनिट में लीटर में होना चाहिए। कैपिटल टी परमताप, भूल गए हो तो जल्दी से लिख देता हूं ब्रैकेट में, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि जो भी साधारण ताप है उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा। S बता चुका हूं घोल नियतांक है। उम्मीद है अब आपके सारे सिंबल यूज हो गए। तो यदि आपको परासरण दाब के कैलकुलेशंस करनी हो न्यूमेरिकल्स में, तो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड आउट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और गारंटी मानिएगा एक न्यूमेरिकल आपके साथ परेशानी पैदा नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आपने इस कंसेप्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से सीखा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर ये जो परासरण दाब था या परासरण की क्रिया थी, सर इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो आइए परासरण के आधार पर हमने विलयन को 3 भागों में क्लासिफाइड किया है, 3 पार्ट्स में इसको हमने क्लासिफाइड किया है। अब आप कहेंगे सर जरा एक बार सबको क्लियर कर दीजिएगा, तो आइए मेरे साथ एक एक करके सबसे परिचय आपका कराता हूं। सबसे पहले बात करूंगा द फर्स्ट समपरासारी विलयन को लेकर। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दूसरा होता है माय डियर
अति परासारी विलयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपर टोनिक solution, and the final one is अल्प परासारी विलयन। और वही आपकी इच्छा। सर एक बार इसे इंग्लिश में और बता दीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो माय डियर, हमने परासरण के आधार पर सॉल्यूशंस को 3 डिफरेंट काइंड से क्लासिफाइड किया है। द फर्स्ट समपरासारी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, द सेकंड अतिपरासारी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द फाइनल वन आखिरी अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर एक बार इन सबको क्लियर और कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले उठा रहा हूं आप लोगों के लिए द फर्स्ट, उसका नाम है समपरासारी विलयन। और हमने इसको क्या कहा था वो आपके साथ लिखा हुआ है, आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक विलयन क्या है? यदि हम 2 विलयन लें ए और बी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक है सॉल्यूशन ए और एक है हमारे पास सॉल्यूशन बी। 2 हमारे पास सॉल्यूशन है और हमने इन दोनों सॉल्यूशन का एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, या यूं कहिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, एक निश्चित ताप व दाब पर। 2 शब्द याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नोट क्या रखना है हमें, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट कर दीजिएगा इस कैलकुलेशन में। एक निश्चित ताप व दाब पर इन दोनों सॉल्यूशंस के परासरण दाब निकालिए, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। सपोज करिए वो वैल्यूज निकल के आई हैं π1 और π2, और यदि वो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, यानी दोनों के परासरण दाब समान हैं, तो वो दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे समपरासारी। और समपरासारी विलयन की माय डियर एक कंडीशन होती है, क्या? कि यदि 2 विलयन समान ताप और दाब पर एक जैसे परासरण दाब रखते हैं तो कंफर्म है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस यानी कि मोलर सांद्रताएं भी समान होंगी। और क्या होंगी? कंडीशंस लिख देता हूं। यानी कि C1 बराबर होगा C2, और C1 और C2 आप जानते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं, और इसका मतलब होता है N1/V1 बराबर N2/V2। C1 और C2 का मान रख दिया, यदि भूल गए हो तो C बराबर हमेशा N/V होता है, और यदि भूले ना हो तो N बराबर हमेशा होता है W/M। तो हम इस फॉर्मूले को यूं भी डिजाइन कर सकते हैं, W1/M1 इंटू V1 बराबर W2/M2 इंटू V2। सो माई डियर, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस,
यदि 2 विलयन समपरासारी हों एंड यू वांट टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस आर्टिकल, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। और फिर आपकी जिज्ञासा होगी, सर यहां W क्या है? उस विलेय की ग्राम में मात्रा जो सॉल्यूशन में घोला गया। M क्या है? उस विलेय का मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। और सर V क्या है? आयतन। और सर इसकी यूनिट क्या रखें? आप ml भी रख सकते हैं और आप लीटर भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, शर्त यह है कि दोनों तरफ आयतन की यूनिट सेम रखिएगा। क्लियर है? तो यह हो गया हमारा समपरासारी विलयन। अब बात आती है, सर अति परासारी और अल्प परासारी बता दो। ये छोटी सी डेफिनेशन है, समझिएगा। अब हमने वापस ए और बी 2 सॉल्यूशन ले लिए और वापस समान ताप और दाब पर उनके परासरण दाब निकाले। यदि किसी विलयन का परासरण दाब ज्यादा आए तो उसे कहेंगे अति परासारी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस दूसरे का कम आया है उसे कहेंगे अल्प परासारी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई अति परासारी और अल्प परासारी कहानी। तो यदि 2 विलयन के परासरण दाब समान हैं स्थिर ताप व दाब पर तो समपरासारी, और यदि उनके परासरण दाब में परिवर्तन है तो जिसका परासरण दाब ज्यादा अति परासारी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कम यानी कि हाइपोटोनिक यानी अल्प परासारी। क्लियर हो गया? अब वापस उसी आर्टिकल पर आ जाते हैं जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर वो आपने वीडियो के प्रारंभ में वादा किया था कि सर आप ये बताओगे आरओ कैसे काम करता है, घर के अंदर जो हमारी वाटर फिल्टर करने की मशीन लगी है जिसे हम कहते हैं आरओ, तो सर प्लीज वो बताओ। तो माय डियर आइए, ये सब सिखाने के पीछे कारण ही ये था कि मैं आपको आरओ की वर्किंग तभी सिखा सकता हूं माय डियर, जब आपको आपके जहन में, आपके ब्रेन में परासरण दाब ये सारे आर्टिकल्स क्लियर होंगे। तो आई थिंक सो नाउ यू आर कैपेबल टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज। सो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कि आखिर हमारा जल शोधित कैसे होता है, प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जल का शोधन। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर किसके द्वारा? आरओ के द्वारा। यहां आरओ शब्द हमें जितना दुखी करता है आज के बाद उतना हमें सुकून देगा। तो आइए पहले लिख लेते हैं आरओ का मतलब जानने के लिए हमें जानेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे सर हिंदी और बता दो प्लीज इसकी। तो रिवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम और इसका मतलब होता है परासरण, यानी कि ये जो मशीन है वो प्रतिलोम परासरण की क्रिया पर कार्य करती है। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है, सर ये हम आरओ मशीन लगाते क्यों हैं? तो माय डियर, आप जितने भी व्यूअर्स मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझिए हमारा जो वाटर होता है वो हम कभी भी डिस्टिल वाटर नहीं पीते। डिस्टिल वाटर मतलब शुद्ध आसुत जल नहीं पीते हम, बल्कि हम लोग जिस वाटर को यूज करते हैं दैट इज मिनरल वाटर, लवणीय जल होता है। और कुछ मिनरल्स तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं दैट आर पॉइजनस टू आवर बॉडी। लेकिन वाटर के अंदर वो अवेलेबल होते हैं जो वाटर हमें या तो जमीन से मिलता है, नदी से मिलता है, कुएं से मिलता है या किसी भी सोर्स से मिलता है। तो फिलहाल इस पर चर्चाएं नहीं है कि वाटर हमें किस सोर्स से मिला है। मीनिंग इज दैट इफ वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम एनी सोर्स इट हैज लिटिल impurities of minerals. Some minerals are very good for health but some are little poisonous to health.
तो बीइंग अ ह्यूमन इट इज आवर ड्यूटी कि हम उन हार्मफुल मिनरल्स को उस वाटर से रिमूव कर दें, उन मिनरल्स को वाटर से, जल से बाहर कर दें। तो उसके लिए माय डियर जिस मशीन का यूज किया जाता है दैट इज नोन एज आरओ। अब आरओ मैंने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस, तो याद करिएगा मैंने सबसे पहले आज आपको परासरण यानी ऑस्मोसिस ही सिखाया था, अब उसको रिवर्स करना सिखाता हूं। तो यदि इस वीडियो की स्टार्टिंग का डायग्राम याद रहा हो तो हमने विलयन की सतह पर दाब डाला था। वो दाब किस लिए डाला था कि वो वाटर जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में एंटर कर रहा था वो रुक जाए, यहां तक परासरण था। अब उस विलयन पर दाब और ज्यादा बढ़ा दो, कितना ज्यादा बढ़ा दो कि उल्टा होने लगे कि अब उस विलयन में से विलायक के अणु निकलकर शुद्ध विलायक की तरफ जाना शुरू कर दें। नहीं समझ पाए ना, एक डायग्राम डिजाइन करूंगा, बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था और आप जो मेरे व्यूअर्स लगातार मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें पता होगा कि मैंने जब परासरण सिखाया था तो परासरण के अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाया था और इस तरफ हमने सॉल्यूशन को लिया था और इस तरफ हमने प्योर वाटर लिया था, यदि भूले ना हो तो। यहां हमारा जल था, यहां हमारा सॉल्यूशन था और भूले ना हो, अगेन आई विल से द सेम वर्ड, यहां हमने एक पिस्टन लगा दिया था जिसके द्वारा हमने पी प्रेशर एक्सर्ट किया था इस पिस्टन के द्वारा। दैट वाज पिस्टन। तो हमने परासरण की क्रिया में क्या सीखा था? परासरण की क्रिया में हमने यह सीखा था कि वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे थे किसमें? सॉल्यूशन में। अब हम इस पिस्टन द्वारा इस विलयन की सतह पर इतना दाब डालेंगे, कितना दाब कि बल्कि इसके विलायक के अणु, भाई विलयन भी तो विलायक और विलय से बना है, इसके विलायक के अणु उल्टे इसमें एंटर करने लगे। तो केवल विलायक करेंगे क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को ही ट्रांसफर होने देती है। तो अब हमने पिस्टन द्वारा इस विलयन की सतह पर इतना दाब डाला कि विलयन वाले विलायक के अणु जो थे अब वो विलायक की तरफ जाने लगे। समझ में आता है? यानी कि परासरण की क्रिया का उल्टा हो गया। इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण। अब आप कहेंगे सर प्रतिलोम परासरण तो सीख गए, लेकिन सर अब भी समझ नहीं आया जल शुद्ध कैसे हुआ। तो अब इस पात्र के किरदारों को बदल देते हैं, एक सेकंड में आप सीख जाएंगे। तो यहां तो हमने रखा वापस प्योर वाटर और अब की बार हमने यहां सॉल्यूशन बदल के लिख दिया है। जल्दी समझेंगे आप मेरे साथ मेरी बातों को। इम्प्योर वाटर। अब ठीक है, पिस्टन लिख देते हैं, पिस्टन। पी का मतलब दाब। अब हमने क्या किया, इधर तो शुद्ध जल रखा और इधर अशुद्ध जल रखा और अब अशुद्ध जल के ऊपर इतना दाब डाला, अशुद्ध जल के ऊपर इतना दाब डाला कि अशुद्ध जल में से जो वाटर मॉलिक्यूल थे जो हमने रेड कलर से दिखाए हैं वो शुद्ध जल की तरफ आने लगे, जबकि इंप्योरिटीज इधर रह जाएंगी और शुद्ध जल इधर आ जाएगा। इसी जल को हम ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जल
कहते हैं, जो आपने देखा होगा आरओ मशीन में नीचे कलेक्ट होता रहता है, जिसे हम टैप ओपन करके बाहर निकाल लेते हैं और पीते हैं, और शुद्ध जल पीकर हम आसुत जल नहीं पी रहे हैं। लिटिल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस, नॉट द होल मिनरल्स आर रिमूव्ड। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार हम जल को शुद्ध कर लेते हैं, पीने योग्य बना लेते हैं। उम्मीद है इस रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ की मैकेनिज्म आप सीख गए होंगे। इसको हम हिंदी भाषी लोग प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से, आपकी एकेडमिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से। तो अपने इस वीडियो में इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगा। इतनी देर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर नए वीडियो के साथ, नए आर्टिकल के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।